नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। ये फ्रेंड्स मनी मार्केट के बारे में है और ये पार्ट 1 है, लगभग 3 पार्ट इसमें भी लगेंगे हमें। तो चैप्टर नंबर 29 में मैंने आपको बताया था हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं और आगे चल करके फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट जो आती है मार्केट, सारे के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला टॉपिक हमारे सामने है मनी मार्केट का। यहाँ पर हम जानेंगे भाई कि मनी मार्केट होती क्या है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी क्या होती है। खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। और प्रूडेंशियल बारोइंग एंड लेंडिंग लिमिट्स क्या होती है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विथ मेच्योरिटी रेंजिंग फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर एंड इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर डीम्ड टू बी क्लोज सब्स्टिट्यूट टू मनी। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए फंड अवेलेबल रहते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 दिन से लेकर के 1 डे, ओवरनाइट उसे बोलते हैं। 1 डे से लेकर के अप टू 1 ईयर, 1 साल के लिए अगर पैसे लोन चाहिए, पैसे चाहिए, फंड चाहिए तो मनी मार्केट से मिल जाएगा। और इसमें वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिन्हें सब्स्टिट्यूट माना जा सकता है मनी का, यानी कि मनी और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट एक जैसे होते हैं, यानी तुरंत ही ईजिली मनी में कन्वर्टेबल होते हैं, कहने का मतलब ये होता है। अब आते हैं मनी मार्केट परफॉर्म्स 3 ब्रॉड फंक्शंस, यानी कि मनी मार्केट के 3 कार्य हैं। कौन कौन से? पहला, इट प्रोवाइड्स एन इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म फॉर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड, यानी कि शॉर्ट टर्म फंड की जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसको इक्वल करने की कोशिश करता है। कौन? मनी मार्केट। ठीक है, जैसे हमें 1 लाख करोड़ की जरूरत है फंड की शॉर्ट टर्म में और 1 लाख फंड की डिमांड, 1 लाख करोड़ डिमांड है और 1 लाख करोड़ कोशिश करके सप्लाई भी अरेंज करने की कोशिश रहती है किसकी? मनी मार्केट। इट इनेबल्स बारोअर एंड लेंडर ऑफ शॉर्ट टर्म फंड टू फुलफिल देयर बारोइंग एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एट एन इफिशिएंट मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ये क्या करता है? जो बारोअर है यानी जो उधार लेगा, जो लेंडर है, अ, जो बारोअर है उधार लेगा, जो लेंडर है, उनकी शॉर्ट टर्म की नीड्स होती हैं। उन्हें एक को उधार लेना है, एक को उधार देना है। ठीक है, एट एन इफिशिएंट क्लियरिंग मार्केट क्लियरिंग प्राइस। मार्केट क्लियरिंग प्राइस का मतलब वही इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस, कई बार एग्जाम में ये बात पूछते हैं कि मार्केट क्लियरिंग प्राइस किसे कहते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस को मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? ऐसा प्राइस जिस पर बायर और सेलर दोनों एग्री करते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो भाई मैं आलू 50 रुपए में बेचना चाहता हूँ और जो बायर है वो 10 रुपए में, मतलब जो खरीदार है वो 10 रुपए में खरीदना चाहता है, मैं 50 में बेचना चाहता हूँ, तो हम आकर के 25 रुपए पर सहमत में होते हैं कि चलो ठीक है, 25 रुपए में मैं बेचना भी चाहता हूँ और 25 में वो खरीदना भी चाहता है, तो ये 25 रुपए, 25 रुपीज मार्केट क्लियरिंग प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। ठीक है, तो मनी मार्केट ये भी काम करता है। यानी पहला काम किया उसने, शॉर्ट टर्म फंड की जो नीड है, डिमांड और सप्लाई, उसको इक्वल करने का प्रयास किया। दूसरा काम इसने क्या किया? बारोवर और लेंडर की जो नीड है उसको फुलफिल करता है। और किस प्राइस पर करता है? मार्केट क्लियरिंग प्राइस पर ये करता है। इट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर सेंट्रल बैंक फॉर इंटरवेंशन इन इन्फ्लुएंसिंग बोथ क्वांटम एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम, thereby transmitting monetary policy impulses to real economy। ये एक एवेन्यू प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक को, यानी आरबीआई को एक मौका देता है ताकि वो इंटरवेन कर सके। किस चीज़ में? लिक्विडिटी की क्वांटम में और लिक्विडिटी के कॉस्ट में, फाइनेंशियल सिस्टम में। मतलब कहने का कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है, क्वांटम हो गया उसका, और क्या किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लिक्विडिटी अवेलेबल है, यानी कैश अवेलेबल है या मनी अवेलेबल है, उस चीज़ को मैनेज करने की जिम्मेदारी या उसको इन्फ्लुएंस, प्रभावित करने की ज़िम्मेदारी सेंट्रल बैंक को यहाँ पर मिल जाती है। इससे फ़ायदा क्या होता है भाई? जब ये क्वांटम और कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी को प्रभावित करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसका प्रभाव होता है देयर बाय ट्रांसमिटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इम्पल्सेस टू रियल इकोनॉमी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी से जो भी निर्णय आरबीआई द्वारा लिए जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से जो निर्णय लिए जाते हैं, उसका प्रभाव रियल इकोनॉमी में दिखाई दे। क्या मतलब है इस बात का? जैसे मान लीजिए अगर मनी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, सरकार को लगता है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो रखा है, तो जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो क्या होगा उससे नुकसान? ये होगा कि आप जो है चीज़ों को महँगे में खरीदना शुरू कर देते हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सोचिए ना, आप 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, आप 1 करोड़ रुपए महीने अगर कमाने लगेंगे, इट विल बी लाइक कि चलो कार खरीदनी है, चलो कल खरीद लेते हैं। और बोलता है कार वाला कि यार हमको महँगी पड़ेगी, आपको कार 3 करोड़ की पड़ेगी, तो आप बोलोगे कोई नहीं, 3 करोड़ की तो यार क्यों? क्योंकि 3 महीने में आ जाएँगे।
अभी 1 लाख रुपए महीने कमाते हो और वो बोलता है कि कार जो है 60 लाख की पड़ेगी तो आपको 60 महीने लगेंगे, तो सोचने लगते हो, राइट? तो इस तरीके से महँगाई बढ़ जाती है। अगर लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा होगी तो महँगाई बढ़ जाती है। अब अगर आरबीआई चाहता है कि इस महँगाई को कंट्रोल करना है तो वो क्या करेगा? मार्केट से पैसा गायब करेगा, मार्केट से पैसा वो गायब करेगा। जब मार्केट से पैसा गायब हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो है अ, महँगाई नीचे आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा, जब पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो महँगे में खरीदेंगे नहीं। यही होता है मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पल्स रियल इकोनॉमी पर पड़ना। तो ये मतलब एक मनी मार्केट की सहायता से आरबीआई को मौका मिलता है, मनी मार्केट की सहायता से आरबीआई को मौका मिलता है कि वो ये डिसाइड करे या प्रभावित करे किस चीज़ को? क्वांटम एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में कितना अमाउंट रहना चाहिए, किस रेट पर रहना चाहिए, इस चीज़ को प्रभावित करने की क्षमता मिलती है आरबीआई को और इसका प्रभाव ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिट होकर के रियल इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये 3 काम जो है मनी मार्केट द्वारा करे जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट बाय सेंट्रल बैंक इज़ टू अलाइन मनी मार्केट रेट्स विद द की पॉलिसी रेट। यहाँ पर बोलते हैं कि मॉनेटरी मैनेजमेंट या मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है आरबीआई की, उसका उद्देश्य क्या होता है? मॉनेटरी मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है आरबीआई का? ताकि जो मनी मार्केट के रेट हैं, उसको अलाइन किया जा सके की पॉलिसी रेट जैसे रेपो रेट से, ठीक है? यानी कि मनी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो और जो की पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो, एक दूसरे से अलाइन हो। यानी कि अगर रेपो रेट में प्रभाव पड़े, तो मनी मार्केट के रेट पर प्रभाव पड़े। अगर मनी मार्केट के रेट पर प्रभाव पड़े, तो उसका असर पॉलिसी रेट पर भी दिखाई देना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गई बात सर हमारी किसके बारे में? पहला काम की बात है, मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ शॉर्ट टर्म फंड अवेलेबल होते हैं। शॉर्ट टर्म फंड किसे कहेंगे? ऐसा फंड जो ओवरनाइट या 1 दिन से लेकर के 1 साल के लिए अवेलेबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म फंड बोलते हैं। फिर आता है मनी मार्केट 3 काम करती है, कौन-कौन से? पहला, शॉर्ट टर्म फंड की जो डिमांड है और सप्लाई है उसको इक्वल करने का प्रयास करती है। दूसरा, बारोवर और लेंडर को फंड अवेलेबल करवाती है और इस रेट पर अवेलेबल करवाती है जो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर दे, ठीक है? उस रेट को मार्केट क्लीयरिंग प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। मार्केट क्लीयरिंग प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस बोल देते हैं। और उसके अलावा तीसरा इसका फंक्शन है कि एक मौका देता है, एक सिस्टम देता है किसको? आरबीआई को, यानी सेंट्रल बैंक मतलब हमारे यहाँ आरबीआई हो गया, कि वो जो भी लिक्विडिटी फाइनेंशियल मार्केट में या हमारी मार्केट में जो लिक्विडिटी अवेलेबल है, वो कितने अमाउंट में यानी कितने क्वांटम में होनी चाहिए, कितनी उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह होना चाहिए, ये चीज़ डिसाइड करने में या इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है कौन? मनी मार्केट। अगर मनी मार्केट ना होती, तो ये काम मुश्किल होता आरबीआई के लिए कि वो लिक्विडिटी को प्रभावित कर सके। अगर वो लिक्विडिटी को प्रभावित कर सकता है, उसकी कॉस्ट को, उसकी क्वांटम को, तो इसका असर ये होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्रभाव है, वो रियल इकोनॉमी में दिखना शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्टिव अगर देखें मॉनेटरी मैनेजमेंट बाय सेंट्रल बैंक का, तो ये जो है अलाइन मतलब कहने का ये हुआ कि मॉनेटरी मैनेजमेंट जो सेंट्रल बैंक या आरबीआई द्वारा किया जाता है, उसका उद्देश्य होता है कि मनी मार्केट रेट को अलाइन करना, की पॉलिसी रेट जैसे रेपो रेट वगैरह, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वहाँ पर अपने काम की बात है कि शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म फंड ओवरनाइट से लेकर के 1 ईयर के लिए होते हैं, काम की बात वहाँ पर उतनी ही है। समझने के लिए बहुत चीज़ें समझनी होती हैं, लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेज़ होंगे और यहाँ से भी पर्टिकुलरली इस टेबल से आपको सर बताएँगे। इस पर्टिकुलर टेबल से ज़्यादा क्वेश्चन्स बहुत क्वेश्चन्स आते हैं। इवन जब आप सीआईबी में भी जाएँगे, तो ये आपके साथ रहेगा। कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी, ठीक? 3 तरीके की मनी इन्होंने बात करी। So the call money, notice money, term money market is a market for trading very short-term liquid financial asset that are readily convertible into cash at low. तो ये बोलते हैं भाई कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी जो होती है, मार्केट होती है जहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है किस चीज़ की? बहुत ही शॉर्ट टर्म की लिक्विड फाइनेंशियल एसेट की, जो कि आसानी से जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किए बगैर, ठीक है? यानी यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट मैंने बताया था आपको, बॉन्ड, डिबेंचर, ट्रेजरी बिल, ये सारे फाइनेंशियल एसेट कहलाते हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल एसेट जिसको हम तुरंत ही कैश में कन्वर्ट कर दें और बहुत ज़्यादा पैसा भी ना लगे, तो उन्हें हम कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी मार्केट में हम ट्रेड करते हैं। मनी मार्केट प्राइमरली फैसिलिटेट लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड बिटवीन बैंक्स एंड एंटिटीज लाइक प्राइमरी डीलर। ध्यान दीजिएगा, मनी मार्केट क्या करता है? फैसिलिटेट करता है कि वहाँ पर उधारी दी जा सकती है। लेंडिंग मतलब लोन देना, बोरोइंग मतलब उधार लेना, दोनों काम होते हैं। मनी मार्केट में दोनों काम होते हैं, उधार लिया भी जाता है और उधार दिया भी जाता है। कौन किसको उधार देता लेता है? तो भाई बैंक और प्राइमरी डीलर या और भी लोग होते हैं जो आपस में मतलब जो है एक दूसरे को उधार देते और
लेते हैं, ठीक है। एन इंस्टीट्यूशन विच हैज सरप्लस फंड may lend them on an uncollateralized basis to an institution which is short of funds। सीधी सी बात है, एक ऐसी कंपनी या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, इस बैंक एनबीएफसी जिसके पास फंड की सरप्लस है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करेगा, उधार दे देगा किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को, कंपनी को, बैंक को, प्राइमरी डीलर को, जिसके पास पैसे की कमी है। और ये काम अनकोलेटराइज्ड बेसिस पर किया जाता है, यानी कोलेटरल नहीं रहता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ बंधक नहीं रहती है, कोई भी चीज़ यहाँ बंधक रख करके काम नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात होती है। तो मनी मार्केट में हमने समझा भाई कि यहाँ पर उधार का लेन देन दोनों होता है, मतलब उधार देना और उधार लेना। द पीरियड ऑफ लेंडिंग मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 डे which is known as call money, and between 2 days and up to 14 days which is known as notice money, and term money refers to borrowing and lending of fund for a period exceeding 14 days and up to 1 year। मतलब ये उनकी भाषा है, हम ऐसे समझते हैं इस चार्ट से वही बात। तो कॉल मनी तब कहेंगे जब अप टू 1 डे के लिए उधारी दी जाए। जब 1 डे के लिए उधारी दी जाती है तो उसे जो है वो कॉल मनी कहते हैं। इसे ओवरनाइट से भी कहा जाता है कि ओवरनाइट लेंडिंग अगर करी गई है तो कॉल मनी कहलाएगी। नोटिस मनी तब कहिए जब 2 दिन से लेकर के और 14 दिन तक के लिए उधारी दी जाती है, अप टू 14 डेज के लिए उधारी दी जाती है तो उसे नोटिस मनी कहते हैं। कॉल मतलब हमने फ़ोन किया और उधार ले लिया, अगले दिन चुका दिया। नोटिस 2 से 14 दिन तक। और टर्म मनी तब होती है जब 15th डे यानी 15वें दिन से लेकर के अप टू 1 ईयर के लिए उधारी होती है फ्रेंड्स, तो उसे कहा जाता है टर्म मनी। ये लंबे टर्म के लिए है, टर्म मतलब लंबे टर्म के लिए 15 दिन से एक्सीडिंग 14 डेज का मतलब यही हुआ 15वें दिन से लेकर के अप टू 1 ईयर, ठीक है। तो अगर 1 दिन के लिए उधारी दी गई कॉल मनी कहिएगा। अगर अब 1 दिन तो कॉल मनी हो गया तो इसका मतलब 2 दिन से लेकर के 14 दिन तक अगर उधारी दी गई तो उसे नोटिस मनी कहिएगा, ठीक है। और अगर 14 दिन बीत गए तो 14 दिन से प्लस कई बार ये बोल देते हैं कि मोर देन 14 डेज, कई बार एक्सीडिंग 14 डेज बोल देते हैं। तो 14 दिन से अधिक और अप टू 1 ईयर अगर उधारी दी जाती है तो उसे टर्म मनी बोलते हैं, ठीक है। अब इसे हम चाहें तो 15 डेज से 1 ईयर भी लिख सकते हैं टर्म मनी। यहाँ से क्वेश्चन सर आपको खूब मिलेंगे, ठीक है। तो हमने देखा भाई कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट, लिक्विड फाइनेंशियल एसेट को ट्रेड किया जाता है, जिनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में, ठीक है। मनी मार्केट में क्या होता है, उधार लेना और उधार देना, ठीक है। बैंक और प्राइमरी डीलर्स के बीच में उधार लेना और देना होता है। और भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्होंने बोला कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका ज़्यादा पैसा है वो उधार दे देता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास पैसे की कमी है। और अनकोलेटराइज्ड बेसिस पर होता है मनी मार्केट में। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई भी चीज़ बंधक नहीं रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद में टाइम पीरियड के हिसाब से उन्होंने बोला कि कॉल मनी अगर 1 दिन के लिए उधारी है या ओवरनाइट की उधारी है तो कॉल मनी, 2 दिन से 14 दिन के लिए उधारी है नोटिस मनी, और अगर मोर देन 14 डेज या एक्सीडिंग 14 डेज और अप टू 1 ईयर उधारी है तो उसे सर टर्म मनी बोलते हैं। अब जो हम बोल नहीं रहे थे कि मतलब बैंक हैं और प्राइमरी डीलर्स हैं, इसके अलावा कौन-कौन है? तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स ऑफ इन द मार्केट, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन-कौन से हैं ये हम देखेंगे। थोड़ा-सा एक चीज़ और बता दूँ आपको, देखिएगा जैसे ये जो जैसे अगर रेड और प्लस येलो है तो इसका मतलब ये मेन हेडिंग है हमारी। इंट्रोडक्शन एक मेन हेडिंग थी। फिर देखिए कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये रेड प्लस येलो है, इसका मतलब ये अगली हेडिंग है, ठीक है। फिर आते हैं और यहाँ पर जो है देखिए एक और हेडिंग है लेकिन यहाँ येलो नहीं है, इसका मतलब ये उसी हेडिंग का पार्ट है। किसका? ये जो है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी का ही पार्ट है ये, ठीक है। यानी हम उसी में ही ये पढ़ रहे हैं, पार्टिसिपेंट ऑफ मार्केट। फिर उसके बाद में पोटेंशियल लेंडिंग लिमिट, ये भी उसी हेडिंग का ही पार्ट है। पोटेंशियल बोरोइंग लिमिट, ये भी उसी हेडिंग का पार्ट है। एंड देन जो है ये ट्रेजरी बिल, अब ये येलो के साथ है, रेड एंड येलो है, ये नया टॉपिक है। समझ गए सर? ध्यान रखिएगा, ये नया टॉपिक है। बाकी इसके पहले के जितने टॉपिक थे वो उसी के सब टॉपिक हैं, ओके। तो ये कंफ्यूजन ना रखिए क्योंकि बुक आपके सामने होती नहीं है तो डाउट बनता होगा कि सर ये टॉपिक खत्म हो गया, क्या नया टॉपिक आ गया? नहीं, अभी हम मौके पर कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी की ही बात कर रहे हैं। उसी में एक सब हेडिंग है पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। मार्केट में कौन-कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं? द मार्केट इज सुपरवाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखें, मनी मार्केट कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई करता है। व्हिच इश्यूज गाइडलाइन फॉर वेरियस पार्टिसिपेंट इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट। मतलब कहने का भाई आरबीआई सुपरवाइज करता है तो गाइडलाइन कौन इशू करेगा? कॉल मनी, नोटिस मनी मार्केट के लिए आरबीआई ही करेगा। पार्टिसिपेंट्स इन द कॉल एंड नोटिस मनी करंटली इंक्लूड, अब देखिए इसमें कौन कौन आता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बैंक कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर कर सकते हैं,
डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज कर सकती हैं और कुछ सेलेक्टेड जो है म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। ये सभी पार्टिसिपेंट्स हैं। यानी मनी मार्केट में उधार लेने के लिए क्या कोई कंपनी कर सकती है? ध्यान दीजिए, इसमें कोई नहीं कर सकती क्योंकि किसी कंपनी का ज़िक्र उन्होंने नहीं किया। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई कंपनी क्या टीसीएस कर सकती है? क्या टाटा कंपनी कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं भाई। बैंक कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर जो है उधार ले दे सकते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां कर सकती हैं, कुछ सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं। ये इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ऑफ दीज बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स, बैंक और प्राइमरी डीलर कैन ऑपरेट बोथ एज बारोअर्स एंड लेंडर्स इन द मार्केट। ध्यान दीजिएगा कि इतने सारे हमने आपको बताए, कौन से? बैंक, प्राइमरी डीलर, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी और कुछ सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड। इनमें ये दो जो बैंक और प्राइमरी डीलर्स होते हैं, ये ऑपरेट करते हैं बारोअर और लेंडर के तौर पर मार्केट में। ये ऑपरेट एज ए बारोअर एंड लेंडर, ठीक है। यानी कि ये उधार दे भी सकते हैं और उधार ले भी सकते हैं, दोनों चीज़ों की फैसिलिटी इनको अवेलेबल होती है। लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं वो लेंडर के तौर पर ही काम करते हैं, यानी कि वो सिर्फ उधार दे सकते हैं, ले नहीं सकते, ठीक है। तो बैंक चाहे तो उधार दे और ले सकता है मनी मार्केट में, प्राइमरी डीलर चाहे तो उधार दे और ले सकता है मनी मार्केट में, लेकिन बाकी जो बचे ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ उधार दे सकते हैं, लेंडर बन सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ लेंड कर सकती है, उधार दे सकती है। म्यूचुअल फंड क्या कर सकता है? सिर्फ लेंडिंग कर सकता है, उधार ले नहीं सकता, उधार दे सकता है। उधार देगा, पैसे कमाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस which have been given a specific permission to operate in the call notice money market can however operate as lender only। यानी कि नॉन बैंक, बैंक के अलावा जो नॉन बैंक इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो सिर्फ लेंडर का काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो ये रेड किया है मैंने, ये बात ध्यान रखने की। ठीक। अब आता है प्रूडेंशियल लेंडिंग लिमिट, ठीक है। तो हमने कॉल मनी, मैंने आपको कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी में बता दिया भाई। ये लिमिट्स याद रख करके एग्जाम बैठे, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पार्टिसिपेंट में हमने देखा भाई कि रिजर्व बैंक मनी मार्केट कौन मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उसके बाद में मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, याद रख करके बैठे। बैंक होता है, प्राइमरी डीलर होता है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फिर इसमें यह कहा कि जो बैंक होता है सर और जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं, ये लेंडिंग भी कर सकते हैं, बारोइंग भी कर सकते हैं, उधार दे भी सकते हैं, उधार दे भी सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं ये सिर्फ जो है लेंडिंग कर सकते हैं, ये उधार दे सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। ये बात इन्होंने कही हुई है। तो ध्यान रखिए, बैंक और प्राइमरी डीलर ऑपरेट करते हैं बारोअर और लेंडर दोनों के तौर पर। बाकी सारे के सारे सिर्फ लेंडर होते हैं, बारोअर के तौर पर काम नहीं कर सकते। अब आता है सर, क्योंकि बारोइंग और लेंडिंग दोनों होती है, ध्यान दीजिएगा, मनी मार्केट में उधार देना और लेना दोनों काम होता है। तो इसीलिए लेंडिंग की प्रूडेंशियल लिमिट और बारोइंग की प्रूडेंशियल लिमिट दोनों हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। बारोइंग की भी प्रूडेंशियल लिमिट हमें डिस्कस करनी है। तो पहले देखते हैं कितना उधार दे सकता है कोई। दे कौन सकता है भाई? बैंक दे सकते हैं, प्राइमरी डीलर दे सकते हैं। हमने अभी देखा कि सिर्फ बैंक और प्राइमरी डीलर को ही अलाउ है लेंडिंग प्लस बारोइंग दोनों का काम, ठीक है। बाकी सब सिर्फ लेंडिंग करते हैं, बाकी सब सिर्फ लेंडिंग करते हैं। तो लेंडिंग लिमिट की बात हो रही है, यानी कि हमारी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी, म्यूचुअल फंड सभी के लिए ये कहा जा रहा है कि लेंडिंग लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लेंडिंग सभी कर सकते हैं, ओके। जितने भी सर पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, ये जितने भी हैं लेंडिंग सब कर सकते हैं, बारोइंग सिर्फ बैंक और प्राइमरी डीलर को अलावा, अगर हम कहें, ठीक है। तो देखिए लेंडिंग की लिमिट क्या होती है सर? तो प्रूडेंशियल लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लेंडिंग ट्रांजैक्शन इन द कॉल नोटिस एंड टर्म मनी मार्केट shall be decided by the participants with approval of their board within the regulatory framework of exposure norms prescribed by Department of Regulation of Reserve Bank of India। मतलब सिंपल भाषा में मैं कहूँ, कितना उधार दे सकते हैं इस बात का डिसीजन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो उधार दे रहा है, अगर म्यूचुअल फंड है तो वो डिसाइड करेगा, अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो वो डिसाइड करेगा, अगर बैंक है तो वो डिसाइड करेगा, अगर प्राइमरी डीलर है तो वो खुद डिसाइड करेंगे। और डिसाइड कैसे करेंगे? विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से ये डिसीजन लिया जा सकता है, खुद से नहीं ले सकते हैं। तो बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, कितना उधार दे सकते हैं, कितना उधार दे सकते हैं। तो सर जितना उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलाउ करे उतना उधार दे सकते हैं। सारा पैसा दे दें? हाँ दे सकते हैं, सारा पैसा दे दें, कोई ऐसी गाइडलाइन यहाँ पर नहीं है, पूरा पूरा पैसा दे दीजिए। लेकिन भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा पैसा देने के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये इनको आज़ादी है उधार देने के लिए। लेकिन उधार लेने के लिए ऐसा नहीं है सर, उधार लेने के केस में गाइडलाइन है, प्रूडेंशियल बारोइंग लिमिट्स आर देयर। बारो करने के लिए यदि आप उधार लेना चाहते हैं, उधार कौन लेगा सर?
उधार सिर्फ 2 ले सकते हैं, बैंक और प्राइमरी डीलर। उधार लेने के हक जो है सिर्फ 2 को है, बैंक को और प्राइमरी डीलर्स को। बाकी उधार देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। तो उधार लेने में लिमिट है, क्या है? अगर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, तो ध्यान रखिएगा, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी, तीनों तरीके की मनी में जो बोर्ड अप्रूवल हो, इंटरनल बोर्ड जो भी अप्रूव लिमिट कर दे, उतना आप उधार ले सकते हैं। शेड्यूल्ड का पहले गाइडलाइन अलग होती थी, लेकिन अभी अपडेट होकर के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कॉल मनी, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कॉल मनी, नोटिस मनी में कितना उधार ले सकते हैं? 125% ऑफ देयर कैपिटल फंड, 100% ऑफ देयर कैपिटल फंड, 225% ऑफ देयर नेट ओन फंड, इस तरीके से पूछेंगे। और एक एज पर बोर्ड अप्रूवल, तो उसमें आंसर क्या होगा? एज पर बोर्ड अप्रूवल। ओके, तो ध्यान रखिएगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए, चाहे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के केस में फ्रेंड्स, चाहे वो कॉल मनी हो, नोटिस मनी हो, टर्म मनी हो, ठीक है, तीनों केसेस में इंटरनल बोर्ड अप्रूवल के आधार पर ही डिसीजन होता है। स्मॉल फाइनेंस की अगर हम बैंक की अगर हम बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो सर यहाँ पर कॉल मनी है, नोटिस मनी है और टर्म मनी है। पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए और उसके लिए क्या नाम है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए सेम गाइडलाइन होती थी, लेकिन अब ये बदल गई हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ठीक है। कॉल मनी और नोटिस मनी जो है यहाँ पर आएगा, कॉल मनी और नोटिस मनी। इन दोनों केसेस में, कॉल मनी और नोटिस मनी के केस में 100% ऑफ कैपिटल फंड ऑन डेली एवरेज बेसिस इन अ रिपोर्टिंग फोर्थनाइट एंड 125% ऑफ कैपिटल फंड ऑन एनी गिवन डे। मतलब कहने का क्या हुआ सर? मतलब कहने का ये हुआ सर, अगर जो है कॉल मनी और नोटिस मनी है, स्मॉल फाइनेंस बैंक उधार लेना चाहता है, तो उसके पास जितना भी कैपिटल फंड है उसका 100% वो ले सकता है। 15 दिन के बकेट में, फोर्थनाइट में औसतन 100% उधार लिया जा सकता है। और किसी पर्टिकुलर डे पे यदि जरूरत पड़े तो 125% ऑफ कैपिटल फंड के उधार ले सकते हैं। 125% उधार ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बैंक के पास में 400 करोड़ रुपए का कैपिटल फंड है। कितना है? 400 करोड़ रुपए का स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 400 करोड़ का कैपिटल फंड है। तो वो किसी पर्टिकुलर डे पे यदि उधार लेना चाहता है तो 400 करोड़ का 125% यानी 500 करोड़ रुपए का उधार ले सकता है। ले सकता है, मनी मार्केट से 500 करोड़ रुपए उधार ले सकते हो किसी पर्टिकुलर डे पे। लेकिन 14 दिन का या 15 दिन का ये जो आपका फोर्थ नाइट का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो आपका कितना आना चाहिए? 100% यानी 400 करोड़ ही आना चाहिए। 400 करोड़ आना चाहिए। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम किसी दिन हमने 300 करोड़ रुपए उधार ले लिया, क्योंकि हम 100% तक ले सकते हैं। किसी दिन हमने 400 करोड़ उधार ले लिया, अगले दिन हमें ज़रूरत पड़ी हमने 500 करोड़ का उधार ले लिया, फिर ज़रूरत पड़ी तो हमने 450 करोड़ का ले लिया, फिर हमने 300 करोड़ का ले लिया, फिर हमने 200 करोड़ का उधार ले लिया, फिर 500 करोड़ का ले लिया। इस तरीके से आप एक बात देख रहे होंगे कि हम मैक्सिमम 125% तक ही जा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से जा रहे हैं। और इसका जब एवरेज हम निकालें, ऐसे हम 14 डेज या 15 डेज के लिए करेंगे फोर्थ नाइट में, और औसत जब हम निकालें डिवाइडेड बाय 15 करें तो ये 400 करोड़ आना चाहिए। बस ये चीज़ हो, औसत कितना आना चाहिए? 400 करोड़ आना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही जाती है कि रिपोर्टिंग फोर्टनाइट में डेली एवरेज बेसिस पर 100% आप उधार ले सकते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी। तो अगर किसी पर्टिकुलर दिन में उधार लेना है तो आप 500 करोड़ ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 400 करोड़ का 125% आप ले सकते हैं। लेकिन अगर औसत लिया जाएगा तो आप जो है औसतन 400 करोड़ का एवरेज जो है उधारी ले करके रखें। बस ये हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के। टर्म मनी के केस में गाइडलाइन वही है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की है कि इंटरनल बोर्ड द्वारा जितना भी अप्रूवल दिया जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जितना अप्रूवल दिया जाए उतना उधार ले सकते हैं। वहां पर ये गाइडलाइन लागू नहीं होती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला कि तुम 1000 करोड़ ले सकते हो, तो 1000 करोड़ रुपए टर्म मनी में उधार लिया जा सकता है। ये सर स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। फिर आता है सर पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक और आरआरबी के केस में क्या उधारी का लिमिट है? तो सर इसमें कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी तीनों के लिए एक ही गाइडलाइन है। तीनों के लिए एक ही गाइडलाइन है। 100% ऑफ कैपिटल फंड ऑन डेली एवरेज बेसिस इन रिपोर्टिंग फोर्टनाइट और 125% ऑफ कैपिटल फंड ऑन एनी गिवन डे। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि अगर किसी पर्टिकुलर डे पर उधार लेना है तो 500 करोड़ का उधार लिया जा सकता है, अगर कैपिटल फंड 400 करोड़ रुपए की है। ठीक है, और अगर जो है औसत निकाला जाए फोर्थ नाइट का तो वो 400 करोड़ ही आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसमें कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी तीनों ही केस में यही गाइडलाइन लागू होती हैं।
अगर सर कोऑपरेटिव बैंक है तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है? कोऑपरेटिव बैंक के केस में भी कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी तीनों के लिए एक ही गाइडलाइन है। 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल, यानी कोऑपरेटिव बैंक के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट डिपॉजिट टोटल कितना डिपॉजिट था वो जोड़िए और उसका 2% जो है उधार लिया सकता है। सोचिए कि जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक है उसका इस साल का एग्रीगेट डिपॉजिट 5000 करोड़ है और प्रीवियस ईयर का मान लीजिए 6000 करोड़ है। कितना है सर? 6000 करोड़ पिछले फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट डिपॉजिट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। तो 6000 करोड़ का 2% कितना हो जाएगा? 120 करोड़। कितने रुपए मनी मार्केट में ये उधार ले सकते हैं? तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टोटल डिपॉजिट कितना है उसका 2% उधार ले सकते हैं। फिर आता है सर हमारे प्राइमरी डीलर्स, और ये मेरे ख्याल से लास्ट कैटेगरी भी होगी, प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स के केस में क्या है? कॉल और नोटिस मनी के लिए अलग गाइडलाइन है, टर्म मनी के लिए अलग गाइडलाइन है। कॉल और नोटिस मनी में ये बोलते हैं कि प्राइमरी डीलर का जितना भी NOF है, नेट ओन फंड है, उसका 225%, 225% ऑफ NOF एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन डेली एवरेज बेसिस ऑन ए रिपोर्टिंग फोर्थनाइट। मतलब कहने का जितना भी नेट ओन फंड है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, मानिए कि हमारा 100 करोड़ रुपए का नेट ओन फंड है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, तो उसका 225% कितना हो जाएगा? 225 करोड़ रुपए की उधारी ली जा सकती है। कैसे? पूरे फोर्थनाइट का औसत लीजिए, एवरेज लीजिए और 225 करोड़ आना चाहिए। टर्म मनी के केस में 225% ऑफ नेट ओन फंड एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंस। नेट ओन फंड का जितना भी नेट ओन फंड है उसका 225% यानी 225 करोड़ रुपए ये टर्म मनी के तौर पर उधार ले सकते हैं। अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर इनके पास 100 करोड़ रुपए का नेट ओन फंड था तो ये 225 करोड़ रुपए जो है उधार ले सकते हैं टर्म मनी के सीन में। ये होता है कॉल मनी, नोटिस मनी। 225% ऑफ नेट ओन फंड एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन डेली एवरेज बेसिस, यानी डेली एवरेज बेसिस लेना जरूरी है, यहाँ डेली एवरेज का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बस सर यहीं पर बात हमारी खत्म हो जाएगी। थोड़ा ये गाइडलाइंस पूछी जाती हैं इसलिए मैंने इसमें समय दिया आपको। पहला कि भाई मनी मार्केट में बारोइंग करनी है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है तो क्या लिमिट है? तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अप्रूवल किया जाए, चाहे कॉल मनी हो, नोटिस मनी हो, टर्म मनी हो, तीनों केस में इंटरनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जो अप्रूवल किया जाएगा उतना उधार ले सकते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर कॉल मनी और नोटिस मनी है तो जितना भी कैपिटल फंड है उसका 100%, अगर फोर्थ नाइट में देखेंगे तो औसतन 100% ले सकते हैं कैपिटल फंड का। किसी पर्टिकुलर दिन में देखेंगे तो कैपिटल फंड का 125% तक लिया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर डे में हमें जरूरत है तो हम 125% तक ले सकते हैं, लेकिन अगर फोर्थ नाइट में अगर देखा जाएगा तो 100% हमें मैनेज करना होगा। 15 दिनों में 100% कैपिटल फंड का मेंटेन करना होगा। एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। टर्म मनी के केस में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अप्रूवल मिले वही रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जितना भी अप्रूवल दिया जाए। पेमेंट बैंक और रूरल बैंक की अगर मैं बात करूं, कॉल, नोटिस और टर्म मनी तीनों के केस में सेम रहेगा। वही चीज है कि कैपिटल फंड जितना है उसका 100% आप उधार ले सकते हैं फोर्थ नाइट यानी 15 दिन में औसतन, और किसी पर्टिकुलर डे पे कैपिटल फंड का 125% आप उधार ले सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के केस में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चले जाइए, कितना टोटल डिपॉजिट था इनके पास में उसका 2% उधारी ली। प्राइमरी डीलर्स के केस में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चले जाइए, नेट ओन फंड कितना है उसका 225% लिया जा सकता है, उसका 225%, वो भी डेली एवरेज निकालना होगा 15 दिनों का, ठीक है। और टर्म मनी के केस में प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में चले जाइए, नेट ऑन फंड देख लीजिए और उसका 225% ये उधार ले सकते हैं, और यहाँ जो है डेली एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, 225% हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सर। एक वो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाला मैंने आपको बताया वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि बदली थी गाइडलाइन। पहले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए अलग गाइडलाइन होती थी, बाद में इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से कर दिया कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितना कहे उतना ले सकते हैं, तो उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। हाउ ट्रेड्स आर कंडक्टेड, यानी मनी मार्केट में ट्रेड कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये भी हमारा उसी टॉपिक का सब हेडिंग है ना।
ट्रेड कैसे कंडक्ट किया जाता है, यानी कि आपको मनी मार्केट में उधारी लेनी और देनी है तो कैसे करेंगे? तो द ट्रेड्स आर कंडक्टेड ऑन एनडीएस कॉल सिस्टम। एनडीएस कॉल सिस्टम पर ट्रेड कंडक्ट किया जाता है। व्हाट इज एनडीएस? ये होता है सर निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम होता है एनडीएस। तो जो कॉल होती मतलब जो है ट्रेड है एनडीएस कॉल सिस्टम पर कंडक्ट किए जाते हैं, व्हिच इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम सेट अप बाय आरबीआई फॉर नेगोशिएटिंग मनी मार्केट डील्स बिटवीन एंटिटीज परमिटेड टू ऑपरेट इन द मनी मार्केट। तो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम एक कॉल सिस्टम है जो स्क्रीन बेस्ड यानी कि वेबसाइट है, स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है यानी वेबसाइट है, ये आरबीआई द्वारा बनाई गई है, जो काम आती है किसके लिए? निगोशिएट करने के लिए, भाव-ताव करने के लिए मनी मार्केट डील्स को, यानी बैंक उधार लेना चाहता है और दूसरा बैंक उधार देना चाहता है, तो आपस में ये डिस्कस कर सकें या आपस में बातचीत करके नेगोशिएट कर सकें, उसी के लिए नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम कॉल सिस्टम आया। ठीक है? द सेटलमेंट ऑफ मनी मार्केट डील्स इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यूजिंग आरटीजीएस व्हिच इज ऑपरेटेड बाय आरबीआई। तो मतलब ये बोलते हैं कि भाई जो आपका सेटलमेंट होगा, ये मनी मार्केट का कोई भी अगर डील होती है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिक फंड मेथड से होगा और आरटीजीएस का सिस्टम हम यूज करेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का सिस्टम यूज करेंगे। और आरटीजीएस कौन ऑपरेट करता है? आरबीआई द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है। द रीपेमेंट, उधार ले लिया, वापस करना होगा। द रीपेमेंट ऑफ बारोड फंड आल्सो टेक प्लेस थ्रू आरटीजीएस सिस्टम ऑन ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट। ठीक है? तो पैसा ले लिया उधार तो वापस भी करना होगा, कैसे करोगे? आरटीजीएस के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है? तो हमने यहाँ पर बात कर ली भाई कि ट्रेड कैसे किया जाता है, मनी मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाता है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसे हम निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम कॉल सिस्टम। ठीक है? ये किसने बनाई है? आरबीआई ने बनाई हुई है। यहाँ पर निगोशिएशन होता है, मतलब जैसे भाव-ताव बोलते हैं नहीं, हम जाते हैं कपड़ा खरीदने, पता चला उसने बोला 2000 का हम आपको ये शर्ट देंगे, आप बोलते हो हम 1200 का देंगे, दैट्स काइंड ऑफ। ठीक है? और उसके बाद में जो भी लेन-देन होता है वो आरटीजीएस के होता है, उधारी देना और उधारी लेना दोनों, यानी पैसे वापस करना आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के थ्रू होता है। आगे बढ़ेंगे, ट्रेज़री बिल की हम बात करेंगे। टी बिल, ये अगली हेडिंग है फ्रेंड्स, ओके, देखिए येलो के साथ मार्क है, तो ये नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। ट्रेज़री बिल क्या होता है सर? ट्रेज़री बिल या टी बिल बोलते हैं आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर्ड फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ट्रेज़री बिल मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑफर किए जाते हैं किस चीज़ के लिए? फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट जो है उधार लेना चाहती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए वो ट्रेज़री बिल यूज़ करती है कि भाई हमारा मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म यानी 1 साल के लिए होता नहीं, हमने बोला नहीं कि मनी मार्केट में हम अप टू 1 ईयर तक का उधारी लेन-देन करते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा अगर सरकार लेना चाहती है तो उसके लिए वो ट्रेज़री बिल इश्यू करती है। 3 तरीके के ट्रेज़री बिल इश्यू किए जाते हैं, 91 डेज़ ट्रेज़री बिल, 182 डेज़ ट्रेज़री बिल एंड 364 डेज़ ट्रेज़री बिल थ्रू अ कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस ऑफ ऑक्शन। मतलब जो 3 तरीके के ट्रेज़री बिल इश्यू किए जाते हैं, 91 डेज़ के लिए, 182 डेज़ के लिए और 364 डेज़ के लिए। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। 91 डेज़ 2 टाइम्स करेंगे तो 182 डेज़ हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो 364 डेज़ हो जाएगा। 91 डेज़ के लिए, 182 डेज़ के लिए इश्यू करे जाते हैं। ट्रेज़री बिल 3 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है सर, ओके, ये ध्यान रखिएगा। कैसे पूछते हैं? इनमें से कौन-सा ट्रेज़री बिल नहीं इश्यू किया जाता है? ये मैंने लिख दिया। ये 3 ऑप्शन तो सही हैं, 365 डेज़ के लिए नहीं इश्यू किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? तो 3 तरीके के ट्रेज़री बिल हो गए हमारे। इनको कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के ऑक्शन करी जाती है। अब सवाल होगा कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्या है? ठीक है? मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, तो पहले डिस्कस कर ही लेते हैं। कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस क्या होती है? कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, बिडर सबमिट बिड्स स्पेसिफाइंग बोथ अमाउंट दे वांट टू इन्वेस्ट एंड प्राइस दे आर विलिंग टू पे पर 100 फेस वैल्यू। जो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव जब होती है बिडिंग, तो उसमें बिडर बताता है कि वो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और क्या प्राइस वो पे करना चाहते हैं 100 रुपए की फेस वैल्यू के लिए। यानी बॉन्ड हमारा या ट्रेजरी बिल हमारा 100 रुपए की फेस वैल्यू रखता है। इसका क्या मतलब है कि ट्रेजरी बिल के चेहरे पर, यानी कि ट्रेजरी बिल है ये, यहाँ पर जैसे रुपए में 100 रुपए के नोट में 100 रुपए लिखे होते हैं, उसी तरीके ट्रेजरी बिल के पहले पेज पर 100 रुपए लिखा होता है, तो उसे ही फेस वैल्यू।
ठीक है? तो 100 रुपए की फेस वैल्यू तुम कितना पे करना चाहते हो? तो कोई बोलता है सर हम 92 पे करेंगे, कोई बोलता है हम 94 पे करेंगे, कोई 95 पे करेगा या कोई 110 भी पे करेगा, उसके लिए होगा क्योंकि 110 महँगा हो जाएगा, ओके? तो इस तरीके से अगर बिडिंग होती है तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव बिडिंग में अमाउंट भी बताइए और कितना मतलब जो है प्राइस देना चाहते हैं, ये दोनों बताना होता है, तो उसे कॉम्पिटिटिव बिडिंग कहते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग क्या होती है? यू ओनली स्पेसिफाई द अमाउंट यू विश टू इन्वेस्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये बताना है कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा। मैंने ये नहीं बताया कि मैं प्राइस क्या पे करूँगा, बस मैंने बोल दिया कि 1 लाख इन्वेस्ट करना है। यू डू नॉट कोट अ प्राइस, आप प्राइस नहीं बताते हैं। जैसे नॉन कॉम्पिटिटिव क्योंकि आप कम्पीट नहीं कर रहे हैं, दाम लगाते तो कॉम्पिटिशन होता कि वो 99 में ले रहा है, तुम 98 में ले रहे हो, तो वो वाला सीन यहाँ नहीं बनता है। तो अब सवाल ये है कि सर हमने ये बता दिया 1 लाख रुपए तो क्या कैसे जीतूँगा मैं? बिडिंग में मैं कैसे जीतूँगा? तो यू आर गारंटीड अलॉटमेंट अप टू द रिजर्व लिमिट। यहाँ पर आपको अलॉटमेंट की गारंटी रहती है। जितनी भी लिमिट हो, वैसे 5% होती है कि 5% रिटेल इन्वेस्टर को दिया जाएगा। तो 5% की लिमिट के तहत अगर आपका नाम आता है, तो आपको पक्का अलॉट हो जाएगा वो ट्रेजरी बिल। यू पे द वेटेड एवरेज प्राइस अराइव्ड एट फ्रॉम द सक्सेसफुल कॉम्पिटिटिव बिड इन द सेम ऑक्शन। अब दाम क्या लगेगा? जो जो ट्रेजरी बिल खरीदेंगे उसका प्राइस क्या रहने वाला है? तो आपको प्राइस वही देना है, भई उसी समय कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है। तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जो प्राइस निकल कर के आता है, वही प्राइस आपको नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे करना, ठीक है? बस ये हो गई बात हमारी। यहाँ पर एक और बात कि आपको बुक में नहीं दिया है, जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये मैंने आपको एडिशनल चीज़ें दे रखी हैं, ये बुक में नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्या है कि अगर आप ये चीज़ें पढ़ते हैं, समझेंगे, तो आपका नॉलेज का लेवल थोड़ा-सा बढ़ता है, ठीक है? तो ये बात हमने यहाँ पर आपको समझाई कि ट्रेजरी बिल 3 तरीके के होते हैं, उनको कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ऑक्शन किया जाता है। आप समझ में आ रहा होगा कि अच्छा चल क्या रहा है, ओके? द इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेजरी बिल मे बी मेड बाय एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट, फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट एंड रिटेल इन्वेस्टर। तो ट्रेजरी बिल में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो भारत का रहने वाला हो, स्टेट गवर्नमेंट, फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। इसके अलावा एनआरआई, ओसीआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट सब्जेक्ट टू कि मतलब वो गवर्नमेंट से अप्रूवल उनको हुआ हो और फीमा की गाइडलाइन को फॉलो करें। मैंने यहाँ पर येलो कर रखा है एनआरआई को, ओसीआई को। क्यों कर रखा है? क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ लेगा, ये बताओ कि क्या एनआरआई जो है ट्रेज़री बिल में इन्वेस्ट करता है? तो आपको कन्फ्यूज़न होगी यार कि ट्रेज़री बिल तो हमारे देश का है, एनआरआई विदेश में रहता है, नॉन रेज़िडेंट रहता है, इसको अलाउ होगा कि नहीं होगा? तो आप गलत कर बैठेंगे। तो ध्यान दें कि भई ट्रेज़री बिल में एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया भी इन्वेस्ट कर सकता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को भी अलाउ होता है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग में मैंने आपको बताया भाई कि यहाँ पर आप बताते हैं कि मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मैं 100 रुपए के ट्रेजरी बिल के लिए मैं 94.60 रुपए पे करने के लिए रेडी हूँ। अगर ऐसी बिडिंग है तो इसे कॉम्पिटिटिव। दूसरा बोलेगा कि भाई मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को राज़ी हूँ और मैं 95.50 दूँ, ठीक है? तीसरा बोलेगा ये रेट कितना कोट किया है कोई जानता नहीं है, वो अंदर में ही रहता है, लेकिन आप सट्टा लगाते ज़रूर हैं, ठीक है? ये बोलता है 96, ये बोलता है मेरे को 10 लाख इन्वेस्ट करने का है और मैं जो है 95.50 दे। ये चीज़ ये कैसी बिडिंग चल रही है? कॉम्पिटिटिव बिडिंग चल रही है। फिर आती है नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग, यहाँ पर आप बताते हैं कि भई एक ने बोला कि मैं 1 लाख इन्वेस्ट करूँगा, दूसरा बोलता है मैं 5 लाख इन्वेस्ट करूँगा, एक बोलता है मैं 6 लाख इन्वेस्ट करूँगा, एक बोलता है मैं 10 लाख इन्वेस्ट इस तरीके से उन्होंने बता दिया हमने कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है? लेकिन किस प्राइस पर करेंगे वो हम नहीं बताते हैं। उसके बाद में अलॉटमेंट की गारंटी रहती है, 5% की लिमिट होती है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, 5% तक में अगर आपका नाम आता है तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। प्राइस क्या लगेगा? तो भाई मान लो जो हमने पिछली बिडिंग करवाई थी, वहाँ पर मान लो प्राइस आ गया 96.60 तो 96.60 जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग का प्राइस है, वही उसी प्राइस पर इनको ट्रेजरी बिल अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है? अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस ये मैंने आपको नॉलेज के लिए दिया हुआ है। दिस इज़ गिवन इन द बुक ये हेडिंग आपको बुक में दे रखी है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी विच लेजिस्लेचर, एलिजिबल प्रोविडेंट फंड इन इंडिया, डेजिग्नेटेड फॉरेन सेंट्रल बैंक जिसमें आपका मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो गई, यूनियन टेरिटरी जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन यानी लॉ है
एलिजिबल प्रोविडेंट फंड जो हो गए, इसके अलावा कुछ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स भी हैं जिनको अलाउ किया जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए। कौन कौन से फॉरेन सेंट्रल बैंक हैं? नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक। दूसरा, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान, यानी जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है उसी तरीके से नेपाल राष्ट्र बैंक हो गया। रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान भी वहाँ का आरबीआई है एक तरीके से, ठीक है। और ये हो गया पेंसिकॉनम बैंक, पेंसिकॉनम बैंक। तो सर पेंसिकॉनम बैंक इज अ नेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन। तो पेंसिकॉनम बैंक रशिया का है, नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल का है, रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान भूटान का है, ठीक है। तो उन देशों के सेंट्रल बैंकों को भी नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के लिए अलाउ किया जाता है। लेकिन ये पेंसिकॉनम जो रशिया वाला बैंक है, इसको केवल 91 डे के ट्रेजरी बिल में ही ट्रेड करने के लिए अलाउ किया गया है। कैन पार्टिसिपेट, यानी कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, प्रोविडेंट फंड और इसके अलावा कुछ फॉरेन सेंट्रल बैंक, विदेशों के सेंट्रल बैंक जो है अलाउ कैन पार्टिसिपेट on non-competitive basis, the allotment for which may be within or outside the notified amount in consultation with the central government। अब नॉन कम्पिटिटिव बेसिस पर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं मनी मार्केट में। अब एलोकेशन जो इनको फंड मतलब ट्रेजरी बिल का होगा, वो मान लो सरकार ने कहा कि 1 लाख करोड़ की हम बिडिंग कर रहे हैं, तो उस लिमिट में भी हो सकता है या उसके ज़्यादा भी किया सकता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। तो काम की बात क्या है भाई, ध्यान रखो कि क्या नेपाल राष्ट्र बैंक ट्रेजरी बिल में खरीद सकता है? तो हाँ, खरीद सकता है भाई, यहाँ बिडिंग के लिए अलाउ है तो खरीद सकता है। रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान भी कर सकता है, और पेंसिकॉनम बैंक है जो हमारा, ये केवल 91 डे के ट्रेजरी बिल में ऑक्शन में शामिल हो सकता है, ठीक है। ये भी मैंने बताया आपको, पेंसिकॉनम बैंक जो है रशिया फेडरेशन का एक बैंक है। इसके अलावा इंडिविजुअल्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट ऑन नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस एज ए रिटेल इन्वेस्टर। इंडिविजुअल चाहें तो वो भी नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल में एज ए रिटेल इन्वेस्टर। वो रिटेल इन्वेस्टर माना जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए एलोकेशन रिस्ट्रिक्टेड है टू मैक्सिमम ऑफ 5% विद इन द नोटिफाइड अमाउंट। जितना भी अमाउंट का, यानी कि अगर ट्रेजरी बिल मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए का इशू किया जाता है, तो उस 1000 करोड़ का 5% हो जाएगा 50 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए एलोकेट कर सकते हैं किसको? रिटेल इन्वेस्टर को। 50 करोड़ रुपए का ट्रेजरी बिल रिटेल इन्वेस्टर को, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो इंडिविजुअल नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर ट्रेजरी बिल में बिड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इन्हें रिटेल इन्वेस्टर माना जाएगा। इंडिविजुअल यानी जैसे हम जैसे लोग, ठीक है, इन्हें रिटेल इन्वेस्टर माना जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए लिमिट होती है मैक्सिमम 5%, जितना भी नोटिफाइड अमाउंट है उसका 5% होता है। कैसे? अगर मैं मान लो मैं ट्रेजरी बिल में बिडिंग करना चाहता हूँ तो क्या तरीका है? उसके लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल अवेलेबल। क्या है? रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन आल्सो पार्टिसिपेट कैन आल्सो प्लेस बिड्स एज पर नॉन कॉम्पिटिटिव स्कीम थ्रू रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। तो इंडिविजुअल चाहता है इन्वेस्टर बिड करना नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर, तो उसके लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल बनाया हुआ है आरबीआई ने, वहाँ पर लॉगिन करके ये लिंक दी हुई है। मुझे नहीं लगता इसका कोई मतलब है, लेकिन रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो बस ध्यान रखें, यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है, वो नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर रिटेल इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है या बिड करना चाहता है ट्रेजरी बिल में, तो रिटेल डायरेक्ट पोर्टल का यूज करें। द एंटिटीज एलिजिबल टू बिड ऑन नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस आर आल्सो एलिजिबल टू बिड इन द कॉम्पिटिटिव सेगमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिड अमाउंट। तो जो एंटिटी नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर बिड कर सकने के लिए एलिजिबल है, वही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी बिड कर सकती है, और विदाउट एनी मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरीके का बिड अमाउंट का रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं होता है। फिर आता है द ऑक्शन इज कंडक्टेड प्राइस बेस्ड यूजिंग आइदर यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड और मल्टीपल प्राइस। जो ऑक्शन किया जाता है वो प्राइस बेस्ड किया जाता है, उसमें भी प्राइस बेस्ड में भी यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड होता है या मल्टीपल प्राइस बेस्ड सिस्टम यूज किया जाता है। अब सवाल ये है कि प्राइस बेस्ड ऑक्शन क्या होता है, तो ये हम सीखेंगे, और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे भाई कि यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड मेथड क्या है और मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन क्या है। लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम टॉपिक को कवर कर लेते हैं। वो मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूँ, इसको पहले पढ़ते हैं। बिड्स फॉर द ऑक्शन कैन बी सबमिटेड बाय पार्टिसिपेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज कोर बैंकिंग सोल्यूशन ई-कुबेर सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप ट्रेजरी बिल के लिए बिड करना चाहते हैं, तो आरबीआई के कोर बैंकिंग सोल्यूशन ई-कुबेर जिसे बोला जाता है, वहां पर बिडिंग की जा सकती है। ओनली इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर
फिजिकल बिट्स कैन आल्सो बी एक्सेप्टेड बाय पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ द आरबीआई। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? पब्लिक डेट ऑफिस। या हम ट्रेजरी बिल की जगह में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन इशू करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन इशू करता है? तो आरबीआई का पब्लिक डेट ऑफिस करता है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो पब्लिक डेट ऑफिस द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जाती हैं। तो अगर मान लो सिस्टम यानी ई कुबेर सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो फिजिकल बिड भी यानी कागज पर लिख करके भी बिड सबमिट की जा सकती है आरबीआई में। ट्रेजरी बिल का ये जो ऑक्शन होता है इसकी सेटलमेंट ऑफ ट्रेजरी बिल टेक प्लेस ऑन T+1 बेसिस। ट्रेजरी बिल का जो सेटलमेंट होता है वो T+1 बेसिस पर होता है। इसका क्या मतलब है? टी मतलब जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है, 1 बेसिस। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 जनवरी को बिड हुई, ठीक है, 1 जनवरी को अगर बिडिंग हुई तो ट्रेजरी बिल का सेटलमेंट T+1 बेसिस यानी ये टी डे हो गया, T+1 यानी 2 जनवरी को सेटलमेंट हो जाए। T+1 का मतलब, ठीक है? तो 1 जनवरी को अगर बिडिंग हुई तो अगले दिन 1 दिन और जोड़ करके 2 तारीख को सेटलमेंट हो जाएगा। अगर 2 तारीख को छुट्टी हो जाए तो क्या होगा सर? अगर 2 तारीख को छुट्टी है तो अगला वर्किंग डे मान लीजिए 3 जनवरी है तो 3 जनवरी को सेटलमेंट है, बस ये होता है। ठीक है? यहीं पर नोट दिया हुआ है, इफ द डे ऑफ पेमेंट फॉल ऑन द हॉलिडे द पेमेंट इज मेड ऑन वर्किंग डे फॉलोइंग द हॉलिडे। अगर पेमेंट का जो दिन है उस दिन छुट्टी है तो पेमेंट अगले वर्किंग डे पर करी जाती है, जो मैंने आपको ये बताया। ठीक है सर? तो ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी बिल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेजरी बिल का सेटलमेंट किस बेसिस पर होता है? मतलब रियल टाइम बेसिस पर होता है, T+1 बेसिस पर होता है, T+2 बेसिस पर होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला है ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल, सीएमबी। ट्रेजरी बिल और सीएमबी कैश मैनेजमेंट बिल आर इशूड फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। मिनिमम 10,000 रुपीज के लिए ट्रेजरी बिल इशू किया सकता है और आफ्टर दैट 10,000 के मल्टीपल में इशू किया जाता है, चाहे कम्पिटेटिव बेसिस पर हो और चाहे नॉन कम्पिटेटिव बेसिस पर हो। द इंस्ट्रूमेंट इज कोटेड एट ए डिस्काउंटेड प्राइस टू द पार वैल्यू ऑफ 100। जो इंस्ट्रूमेंट है यानी जो ट्रेजरी बिल है वो कोट किया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस पर पार वैल्यू, यानी वैसे तो उसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू 100 रुपीज की होती है, लेकिन उसको जब ऑफर किया जाता है तो डिस्काउंट पर किया जाता है, 96 रुपए में ऑफर किया जाता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है कोट किया जाता है डिस्काउंटेड प्राइस 96 रुपए। ठीक, डिस्काउंट पर इसे कोट किया जाएगा, मार्केट में बताया जाएगा हम 96 का देंगे, 100 रुपए का ये है। ये जो 4 रुपए है यही आपका कहीं न कहीं फायदे का रूप ले लेता है, फायदे का रूप। दिस इट इज कोटेड इन द सेकेंडरी मार्केट ऑन यील्ड बेसिस। इसे सेकेंडरी मार्केट में कोट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर यील्ड बेसिस पर किया जाता है, वहाँ प्राइस के हिसाब से नहीं, कितना यील्ड आएगा उसके आधार पर। प्राइमरी मार्केट में इसे डिस्काउंट प्राइस बेसिस पर किया जाता है और सेकेंडरी मार्केट में इसे यील्ड यानी रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीम्ड एट पार वैल्यू विथ डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड पार वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द रिटर्न ऑन द इंस्ट्रूमेंट। बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को रिडीम किया जाता है पार वैल्यू पर, पार वैल्यू या फेस वैल्यू जिसे बोलते हैं। मैंने बोला कि ये ट्रेजरी बिल है आपका, मान लीजिए इसकी पार वैल्यू 100 रुपए है, ठीक है। जब इसको डिस्काउंट पर इशू किया गया तो 96 रुपीज पर इसको इशू किया। तो दिस इज इशू प्राइस एंड दिस इज पार वैल्यू। ठीक, पार वैल्यू मतलब असली कीमत उसकी 100 रुपए थी। जब उसको बेचा गया तो 96 में बेच दिया गया, डिस्काउंट पर बेच दिया गया। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है भाई, हमने 96 में खरीदा और जब इसको हम रिडीम करेंगे तो हमको 100 रुपए मिलेंगे, तो हमें 4 रुपए का फायदा हो जाता है। इसे ही फ्रेंड जो है रिटर्न ऑन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इसे ही रिटर्न माना जाता है कि हमारा 4 रुपए का हमको रिटर्न मिल गया, यानी कि 4 रुपए का 100 रुपए का 4% हमें रिटर्न मिल गया। यही बात यहाँ बताई हुई है, ध्यान रखिएगा। रिडीम्ड एट पार वैल्यू यानी ट्रेजरी बिल को पार वैल्यू पर रिडीम किया जाता है, यानी जितना उसके फेस पर लिखा हुआ है उसी वैल्यू पर उसे रिडीम हम करते हैं। ठीक है, तो बस यहीं पर बात खत्म होगी फ्रेंड्स। ठीक है, बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। मैं आपको यहाँ बताने वाला था, हाँ, यहाँ पर कि जो ऑक्शन किया जाता है, द ऑक्शन इज कंडक्टेड प्राइस बेस्ड यूजिंग आइदर यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड और मल्टीपल प्राइस बेस्ड। ऑक्शन प्राइस बेस्ड किया जाता है, उसमें यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड या मल्टीपल प्राइस बेस्ड सिस्टम को यूज किया जाता है। प्राइस बेस्ड ऑक्शन क्या होता है ये देखिए पहले। प्राइस बेस्ड ऑक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑक्शनिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कंडक्टेड ऑन अ प्राइस बेस्ड सिस्टम। ठीक है, यानी कि आरबीआई के द्वारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ऑक्शन किया जाता है वो प्राइस बेस्ड सिस्टम किया जाता है, बिकॉज द कूपन रेट इंटरेस्ट रेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड फ्रॉम द इनिशियल इशुएंस। बिडर्स compete by quoting the price they are willing to pay पर 100 रुपीज फेस। मतलब इनका कहने का ये है कि
देखो अगर मान लो ट्रेजरी बिल है 100, उसकी जो है फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपीज फेस वैल्यू ट्रेजरी बिल की, 100 रुपीज फेस वैल्यू, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जो ये आपका कूपन रेट होता है, कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट जिसे 100 रुपए का अगर ट्रेजरी बिल है तो इस पे कूपन रेट सेट होता है। कूपन रेट का मतलब क्या होता है, हर 6 महीने या हर 1 साल पर आपको मान लीजिए 6% का अगर कूपन रेट मिलेगा, इसका मतलब हर साल आपको 6 रुपए, 100 रुपए का 6 रुपए ये देती रहेगी। जितने समय तक आप होल्ड करके रखेंगे, ईच ईयर यू विल गेट 6 रुपीज़। तो ये जो 6 रुपए हर साल आप रिटर्न पाते हैं, फ्रेंड्स इसी को कूपन रेट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कूपन रेट। 6 आपको मिल कूपन बोल देते हैं। तो ये तो फिक्स हो गया, तो बोल रहे हैं बिकॉज़ द कूपन रेट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्ट। जब शुरुआत में इश्यू किया गया ट्रेजरी बिल को, उसी समय कूपन रेट फिक्स कर दिया गया कि आपको 6 ही रुपए मिलेंगे, इसमें बदलाव नहीं होने वाला है। तो ऐसे में जो बिडर्स हैं कम्पीट करते हैं बाय क्वोटिंग द प्राइस। तो ऐसे में जो बिडर है वो कैसे कम्पीट करेगा? भाई मैं मुझे मिलेगा ट्रेजरी बिल को तुमको मिलेगा, उसका डिसीजन प्राइस पर होता है कि तुम 94.60 दे रहे हो, मैं 95 दे रहा हूँ, कोई 98 दे रहा है, कोई 93 दे रहा है। तो इसी प्राइस के आधार पर ही बिडिंग की जाती है। तो इसे ही फ्रेंड जो है प्राइस बेस्ड ऑक्शन, क्या बोलते हैं इसे? प्राइस बेस्ड ऑक्शन यही होता है कि प्राइस के आधार पर ऑक्शन किया जा रहा है, ठीक है। और ये 2 तरीके का होता है, यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड और मल्टीपल प्राइस बेस्ड। तो यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखिए यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड ऑक्शन कैसी होती है? ऑल सक्सेसफुल बिडर पे द एग्जैक्ट सेम प्राइस, द कट ऑफ प्राइस। जितने भी सक्सेसफुल बिडर हैं, उनको सेम प्राइस पे करना है, जो कट ऑफ प्राइस कहलाएगा। एग्जांपल से देखते हैं, इफ यू बिड 100.50 और अनदर इन्वेस्टर बिड करता है 100.80, बट द कट ऑफ प्राइस क्लियर्स एट 100.50, बोथ ऑफ यू गेट द बॉन्ड एट 100.50। मतलब इनका ये है कि आपने बिड किया कि हम 101 रुपए 50 पैसे देंगे, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं 100.80 पैसे दूंगा। लेकिन जब बिडिंग खुली तो पता चला कि जो ट्रेजरी बिल है उसका रेट जो है 100.50 निकल कर गया है, यानी 100.50 रेट पर ट्रेजरी बिल बिका। तो हर एक को, अब ये भले ही तुमने 101.50 कहा है, लेकिन तुमको पे सिर्फ 100.50 का, यानी ऐसा नहीं कि हमें 101 रुपए पे करने पड़े, नहीं, जो कट ऑफ रेट होगा हमें वही पे करना है। तो उसे बोलते हैं फ्रेंड्स यूनिफॉर्म प्राइस, क्योंकि सभी को एक दाम देना है। कोई सोचो 105 रुपए बिड किया था तो उसको भी 100 रुपए 50 पैसे देने, कोई सोचो कि जो है 92 रुपए किया था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसको भी 100.50 देना हो। ये होता है यूनिफॉर्म, क्योंकि सबको एक ही प्राइस पे करना है, ईच एंड एवरी पर्सन विल पे सेम अमाउंट, ठीक है। फिर आता है सर मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन। मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन में मल्टीपल प्राइसेस होते हैं। ऑल सक्सेसफुल बिडर पे द एक्चुअल प्राइस, all successful bidder pay actual price they quoted in their individual bids। अपनी इंडिविजुअल बिड में जितना प्राइस तुमने एक्चुअली लिख दिया वही पे करना पड़ता है। जैसे इफ यू बिड 101.50 तो आपको यही पे करना पड़ेगा। इफ यू बिड 100.80 तो आपको यही पे करना पड़ेगा। किसी ने बोला मुझे 105 रुपए मैं पे करूँगा तो 105 देना पड़ेगा। किसी ने बोला मैं 93 दूँगा तो उसे 93 देना पड़ेगा। तो जो बिड में जो अमाउंट कोट करोगे वही तुमको पे करना पड़ेगा। दैट्स मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई इतनी सी इन्होंने लाइन लिखी लेकिन हमने आपको समझाया कायदे। तो यहाँ से बात शुरू हुई थी मेरे ख्याल से ट्रेजरी बिल से। बस थोड़ा-सा समय और दें, ट्रेजरी बिल निपट गया। ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म डेट एप्लीकेशन, शॉर्ट टर्म की कर्जे की ज़िम्मेदारी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी छोटे समय के लिए कर्जा चाहिए, ट्रेजरी बिल बैंक इश्यू करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। 3 तरीके के ट्रेजरी बिल होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 91 डे, 180 डे, 364 डे। ट्रेजरी बिल कॉम्पिटिटिव बेसिस और नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर बिडिंग करी जाती है। कॉम्पिटिटिव बेसिस की बिडिंग का मतलब हुआ आप अमाउंट और प्राइस दोनों बताते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब हुआ आप सिर्फ अमाउंट बताते हैं कितना इन्वेस्ट करना है, ये नहीं बताते कि किस रेट पर हम कोट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो कोई भी व्यक्ति जो रेजिडेंट इन इंडिया हो, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, फर्म, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडी, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, रिटेल इन्वेस्टर सभी आ जाते हैं। इसके अलावा एनआरआई, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट इंडियन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू फेमा गाइडलाइन, ओके। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। कंपटीटिव बिडिंग में मैंने बताया आप अमाउंट और प्राइस दोनों बताते हैं, ठीक।
नॉन कॉम्पिटिटिव आप सिर्फ बताते हैं क्या कि मैं कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में इन्होंने बताया कि भाई ट्रेजरी बिल के नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, प्रोविडेंट फंड और इसके अलावा कुछ विदेशी सेंट्रल बैंक, वहाँ के जो मुख्य बैंक हैं, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, उसी तरीके से नेपाल का नेपाल राष्ट्र बैंक, भूटान का रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान और रशिया का जो है बेंसिकन बैंक जो है बिड कर सकता है, लेकिन बेंसिकन बैंक को 91 डेज के ट्रेजरी बिल में ही अलाउ किया गया है। इनमें इनको सबको तीनों में अलाउ किया गया। नेपाल चाहे तो 91 डे, 182 डे और 364 डे इन सब में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। एलोकेशन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया बेंसिकन बैंक जो है रशिया फेडरेशन का एक बैंक है। इंडिविजुअल भी चाहे यानी हमारे जैसे लोग भी चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर और इन्हें रिटेल इन्वेस्टर माना जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए एलोकेशन की लिमिट होती है, जितना भी ट्रेजरी बिल का अमाउंट है उसका मैक्सिमम 5% रिटेल इन्वेस्टर को दिया जा सकता है। अगर इंडिविजुअल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर अपनी बिड रखना चाहता है, बिड करना चाहता है नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर, तो उसके लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल आरबीआई ने बनाया हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि एंटिटी जो नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर बिड कर सकती है वो कॉम्पिटिटिव बेसिस पर भी कर सकती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिड अमाउंट के। आगे हमने देखा कि ऑक्शन प्राइस बेस्ड ऑक्शन किया जाता है आरबीआई के द्वारा और ये यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड हो सकता है या मल्टीपल प्राइस बेस्ड हो सकता है। फिर हमने देखा प्राइस बेस्ड ऑक्शन का मतलब हुआ कि प्राइस के आधार पर कोटिंग करी जाती है कि मैं कितना प्राइस पे करना चाहता हूँ, 90 रुपए, 92 रुपए, 93, इसके आधार पर ऑक्शन होना प्राइस बेस्ड ऑक्शन कहलाएगा। यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड ऑक्शन का मतलब हुआ कि सभी लोगों ने बिडिंग की अलग-अलग अमाउंट पे, फिर एक कट ऑफ प्राइस डिसाइड हुआ, सभी को वही कट ऑफ प्राइस पे करना है, बिडिंग चाहे जितने अमाउंट की करी हो। तुम ₹100 करो, ₹110, ₹1000 करो, लेकिन बिडिंग अमाउंट अगर डिसाइड हुआ 99 रुपीज़ तो सबको 99 रुपीज़ पे करना है। यूनिफॉर्म प्राइस बेस्ड ऑक्शन यानी सबको एक प्राइस पे करना है ऑक्शन में। मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन में जिसने जो रेट कोट कर दिया, जितना रेट तुमने बोला कि मैं दो ₹200 दूँगा तो तुम्हें 200 देना पड़ेगा, किसी ने बोला 92 दूँगा तो 92 देना पड़ेगा, तो मल्टीपल प्राइस बेस्ड ऑक्शन होता है। ये बोलते हैं कि बिड्स फॉर ऑक्शन अगर आप ट्रेजरी बिल का ऑक्शन की बिडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सीबीएस, जैसे हमारे यहाँ सीबीएस होता है वैसे ही आरबीआई का सीबीएस है ई कुबेर सिस्टम, वहाँ पर बिडिंग की जा सकती है। अगर सिस्टम फेल कर जाता है ई कुबेर का तो फिजिकल बिड सबमिट की जा सकती है पब्लिक डेट ऑफिस में। और मैंने ये भी बताया आपको कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक डेट ऑफिस द्वारा इशू की जाती है आरबीआई में। ट्रेजरी बिल का सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होता है, यानी आज अगर जो है आज अगर हमने बिडिंग करी है तो कल सेटलमेंट हो जाएगा, यानी कल पैसे कट जाएंगे और हमें ट्रेजरी बिल मिल जाता है। ये होता है ट्रेजरी बिल का सेटलमेंट। अगर पेमेंट के दिन छुट्टी है, हॉलिडे है, तो अगला वर्किंग डे जो भी होगा हॉलिडे के बाद में उस दिन सेटलमेंट होता है। ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल, सीएमबी का मतलब कैश मैनेजमेंट बिल होता है, वो मिनिमम अमाउंट 10,000 के लिए इशू किए जाते हैं, देन आफ्टर दैट मल्टीपल ऑफ 10,000 इशू किए जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव बेसिस और नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस में दोनों पर। इंस्ट्रूमेंट को जो है डिस्काउंट प्राइस पर कोट किया जाता है, डिस्काउंट पर कोट किया जाता है। ₹100 अगर उसका पार वैल्यू या फेस वैल्यू है तो उस पर डिस्काउंट लगा करके ये आपको कोट करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में यील्ड बेसिस पर, सेकेंडरी मार्केट में इसे यील्ड बेसिस पर कोट किया जाता है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट को रिडीम किस रेट पर किया जाता है, ध्यान रखिएगा, रिडीम्ड एट पार वैल्यू। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो हमारा ट्रेजरी बिल है वो किस रेट पर मतलब जो है किस प्राइस पर जो है रिडीम किया जाएगा, तो पार वैल्यू पर किया जाएगा रिडीम, जो भी पार वैल्यू या फेस वैल्यू रही हो उस समय, ठीक है। तो जैसे जब इशू हुआ है तो इशू करते समय मान लो ₹90 का इशू हुआ, यानी हम ₹90 में ट्रेजरी बिल खरीदा और पार वैल्यू जो है अगर ₹100 की है तो यही जो ₹10 का डिफरेंस होता है फ्रेंड, इसी को ही ₹10 का रिटर्न मान लिया जाता है, इसी ₹10 को उसका रिटर्न मान लिया जाता है या यील्ड मान लिया जाता है। इतनी बात हमें यहाँ समझनी थी, ठीक है फ्रेंड। तो बस मनी मार्केट में हमने काफ़ी सारी बातें करी, आगे 1-2 लेक्चर और लगेंगे अभी, उसके बाद में चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। होप है आपको ये चीज़